हेलो बच्चा लोग। स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस चैप्टर के लेक्चर 5 से क्लास 12th केमिस्ट्री। रॉल्स लॉ कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। इसको बनाइए, टाइम लीजिए 1-2 मिनट का, सोचिए इसके बारे में। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg रेस्पेक्टिवली। ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले आप लोगों को क्या दे रखा है। आप लोग को पी नॉट का वैल्यू दे रखा है। इसका CH Cl3 का। इसका दे रखा है CH Cl3 का। क्योंकि 298 केल्विन ही हर जगह यूज हो रहा है, तो हम उसको उतना ये ना कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। ठीक है। तो ये आपका कितना दिया हुआ है, 200 mmHg प्रेशर, 200 mmHg प्रेशर। इसी तरह पी नॉट का वैल्यू डाई क्लोरोमीथेन का दे रखा है, CH2Cl2 का। ठीक है। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 415 mmHg। ठीक है। आपको बोल रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन prepared by mixing 25.5 ग्राम ऑफ CH Cl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। दोनों का मास दे रखा है। ठीक है। मास दे रखा है। मास कितना कितना 25.5 ग्राम और 40 ग्राम। तो मास ऑफ CH Cl3 दे रखा है। कितना दे रखा है मास ऑफ CL Cl3? 25.5 ग्राम। ठीक है। और मिक्स किसके साथ किए? CH2Cl2 के साथ। CH2Cl2 के साथ इसको मिक्स किए। ये कितना लिए? 40 ग्राम लिया। ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना, मतलब आपको टोटल प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? टोटल प्रेशर। ठीक है। यहाँ CH Cl3 को 1 मान लो, इतना लिखने से ज्यादा अच्छा। इसको 2 मान, इसको 2 मान लो। ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। चलो, तो P1 P2 अलग अलग निकाल लेते हैं। तो आपको टोटल प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? वो होता है P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 नॉट इंटू 1 - x1। लिख सकते हो, अगर x1 पता चल गया दोनों निकालने की जरूरत क्या है। ठीक है। अच्छा, x1 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? तो तुमको पता है टोटल प्रेशर के लिए, तुमको x1 का वैल्यू नहीं पता है। तो x1 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, है ना। x1 पहले क्या होगा वो देख लेते हैं। x1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, किसी भी एक, है ना। इसका निकाल लो या उसका निकाल लो, दोनों में से किसी एक का निकाल लो। तो 25.5 ये हो गया मास, डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना हो गया? 119.5। ठीक है। डिवाइडेड बाई सेम क्वांटिटी नीचे भी 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5 अब प्लस 40 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? कितना है इसका? 85। ठीक है। ठीक है। 85। अब बताओ, तो ये वैल्यू कितना आया x1 का? वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। ये वैल्यू जो है आपका आ जाएगा 0.312। कितना आ जाएगा? 0.312। ठीक है। तो ये वैल्यू 0.312 आ जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग टोटल प्रेशर अब कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। टोटल प्रेशर यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो टोटल प्रेशर हो जाएगा P1 नॉट का वैल्यू कितना था? 200। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 0.312। ठीक है। अब प्लस, हाँ, 415 यही था ना।
मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 0.688। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? हाँ, 1 - 0.312 0.688 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। 6 पॉइंट, हाँ ठीक है, तो वैल्यू, फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा? 347.9 mm Hg आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 347.9 mm Hg प्रेशर। ये टोटल प्रेशर हो गया। ये क्या हो गया? टोटल प्रेशर। क्वेश्चन का पहला पार्ट ये हुआ, ठीक है। दूसरा पार्ट में आ जाता है। मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, ये भी निकालना है। मतलब आपको y1 और y2 का वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत? y1 इज इक्वल्स टू वॉट और y2 इज इक्वल्स टू वॉट, ये आप लोग को निकालना है। तो ऑलरेडी हम डिराइव किए थे पिछले क्लास में। क्या फॉर्मूला था कि जो आपका P1 का वैल्यू होगा डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर का जो वैल्यू होगा, ये बराबर क्या होगा आपका? मोल फ्रैक्शन होगा उस कंपोनेंट का, मतलब y1, है ना? किसके बराबर होगा? y1 के बराबर होगा। क्लियर है ना? तो अब ये y1 के बराबर होगा, तो आपको P1 का वैल्यू कहाँ निकला है? तो ध्यान दो, ये जो वैल्यू होगा ये आपका P1 का वैल्यू है। क्लियर है ना? तो P1 का वैल्यू यहां से मिल, मतलब ये है। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 62.4। श्योर हो ना? कैलकुलेट किया हो ना? ठीक है, तो 62.4 है ना? 62.4 यहाँ पुट कर देंगे। 0.4 डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर 347.9। ठीक है, यही बराबर क्या हो जाएगा? y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा डिवाइड करके? फाइनल वैल्यू कितना आएगा? कैलकुलेट कियो? नहीं, नहीं कियो अभी तक। जल्दी कैलकुलेट कर लो। वैसे एनसीईआरटी का इंटेक्ट क्वेश्चन में है, ठीक है। y1 0.18 आएगा। 0.18 आएगा। और सिमिलरली P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा P2/P इज इक्वल टू y2, है ना? y2, तो यहाँ से y2 बराबर हो जाएगा आपका, ये वाला वैल्यू कितना आएगा? ये वैल्यू है y2 का। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसका था? सॉरी, y2 का नहीं, P1 का। और ये वैल्यू किसका हो गया, है ना? P2 का है। ये वैल्यू किसका है? P2 का। P2 का वैल्यू कितना आएगा? जल्दी से बताओ, P2 का वैल्यू कितना आएगा? 285.5 आएगा। ठीक है, 280। हाँ ठीक है, चलो। ठीक 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 ठीक, 282 लाए, मतलब अप्रोक्स में सही है। ठीक है, 284 थोड़ा और पास आ सकते थे। ठीक है, चलो। और ये आपका हो गया 347.9। टोटल प्रेशर कितना हो गया? 347.9। तो यहाँ से y2 का वैल्यू आपका दोनों कट के आ जाएगा 0.82। वैसे एक बात बताओ, क्या y2 निकालने की जरूरत था इस तरीके से? मान 1 से माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जल्दी बन सकता है ना? आप डायरेक्टली y1 निकल चुका है, तो इससे आप y2 का वैल्यू डायरेक्टली बोल सकते हो। y2 का वैल्यू डायरेक्टली बोल सकते हो 1 - 0.18। हाँ, y1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 0.8। कोई दिक्कत? समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बनाना है ना? क्लियर हो गया? MMHG यूनिट पे ध्यान देना, क्या क्या यूनिट पुट कर रहे हैं। MMHG प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट है। हाँ, MMHG प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया ये चीज? चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं।
ठीक है। यहाँ पे एक नोट में आप लोग लिख लेना और इस नोट का ध्यान देना, वेपर फेज में कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होगा। नहीं ठीक है, ये तो रोल्स लोग बेस है, ऐसे किसका होगा, जो ज्यादा इवेपोरेट करेगा। सही है ना, जो ज्यादा इवेपोरेट करेगा मतलब वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। ठीक है, तो आप इस लिख लेना, ये चीज यहाँ नोट कर सकते हो कि मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट, कंपोनेंट विल बी, विल बी, विल बी रिच इन क्वांटिटी इन वेपर फेज। ठीक है, मतलब ज्यादा अमाउंट में वेपर फेज में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा, जो ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, विल बी द, विल बी रिच मेंबर इन द वेपर फेज, मेंबर इन द वेपर फेज। कोई दिक्कत, क्लियर है, समझ में आ गया है? तो बहुत सिंपल है, जितना ज्यादा, जो ज्यादा इवेपोरेट करेगा जो ज्यादा वोलेटाइल होगा, और उसका मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा तुम्हारा वेपर फेज में। ठीक है, क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं चलो। नेक्स्ट टॉपिक है रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, इसको समझना बहुत सिंपल है। हेनरीज लॉ के हिसाब से जो पार्शियल प्रेशर होता था वेपर फेज में गैसियस सॉल्यूट का, वो बराबर क्या होता था, के एच एक्स। ठीक है, तो अगर हम किसी गैसियस सॉल्यूशन के लिए लेते थे ना, वहां पे क्या होता था, गैस गैस सॉल्यूट होता था। ठीक है, और लिक्विड सॉल्वेंट होता था, यही ना। हाँ, लिक्विड सॉल्वेंट। और वहां पे वेपर फेज में कौन होता था, वहां पे वेपर फेज में सिर्फ गैसियस सॉल्यूट होता था, पता है ना। वहां पे दोनों नहीं होता था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों नहीं होता था वेपर, लेकिन रॉल्स लॉ जब अप्लाई करता है तो दोनों होता है। ठीक है ना, तो वेपर फेज में सिर्फ कौन होता था, सॉल्यूट। तो अगर मान लो हम रॉल्स लॉ को हेनरीज लॉ में अप्लाई कर दें, ठीक है, तो वहां पे फिर पार्शियल प्रेशर तुम गैस का कितना बोलोगे, रॉल्स लॉ के हिसाब से ये हो जाएगा P1 नॉट इंटू एक्स। सही है ना, सेम वही, ये कंडीशन के लिए, इसी कंडीशन के लिए, ये तो हम हेनरीज लॉ था, है ना, वो तो अप्लाई हो रही है। रॉल्स लॉ को भी अगर अप्लाई कर दे, तो सिर्फ और सिर्फ वेपर फेज में सॉल्यूट ही ना है, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के ही मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा ना, क्योंकि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जा नहीं रहा है। तो सिर्फ तो टोटल प्रेशर हो जाएगा P1 नॉट एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहां से ये दोनों चीज से, जब रॉल्स लॉ को अगर स्पेशल केस मानोगे हेनरीज लॉ का, तो तुम बोल सकते हो वहां पे P1 नॉट तुम्हारा बराबर होगा KH का। सही है, कोई दिक्कत, P1 नॉट किसके बराबर होगा, ठीक है, KH का। यही है आपका रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, रॉल्ट लॉ को, रॉल्स लॉ को अगर हम, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, रॉल्स लॉ को अगर हम सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस पे अप्लाई करें, किस पे अप्लाई करें, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस पे अप्लाई करें। ठीक है, ठीक है, सॉलिड मतलब ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूट, सॉलिड आपका क्या हो गया, सॉल्यूट, और लिक्विड आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट। ठीक है, और इसको आप वोलेटाइल ले लो। ऐसे जो रॉल्ट लॉ दिया गया था, वो रॉल्ट लॉ किसके लिए दिया गया था, दो वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। हम उसमें बस चेंज क्या किए कि सॉल्यूट ले लिए सॉलिड, और लिक्विड आपका हाँ वोलेटाइल, वो वोलेटाइल ही है। ठीक है, वो वोलेटाइल। अब एक बात बताओ, अगर इस तरह का सॉल्यूशन होगा, तो वेपर फेज में किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉल्यूट के ना सॉल्वेंट के।
सॉल्वेंट के, है ना, इसको बहुत अच्छे से समझना। किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली हम समझाते हैं और तुम लोग खुद समझोगे कि ऐसा जब मान लो कि किसी लिक्विड सॉल्वेंट में अच्छा इसका प्रेशर कितना होगा प्योर फॉर्म में? किसको लोगे? इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो पी P2 नॉट ये हुआ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत? ये किस चीज का है? प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट का ये क्या है? वेपर प्रेशर। अब थोड़ा इस चीज को अच्छे से समझना, ठीक है। बहुत मस्त समझाएंगे, अभी समझना इस चीज को। अब थोड़ा हम लोग समझेंगे कि जब सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस लेते हैं तो ये जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये किस तरीके से, क्या ये सॉल्यूशन बनाने के बाद ये वेपर प्रेशर बढ़ेगा इस वैल्यू से कि घटेगा? ऐसे जनरली दो लिक्विड का सॉल्यूशन लेते थे तो घटता था, ये बात तो पता ही है ना। पार्शियल प्रेशर तो घटेगा ही ना, P2 का वैल्यू तो P02 से कम ही होता था और P1 का वैल्यू P10 से कम होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस लिए हो, है ना, और यहाँ पे वेपर फेज में सिर्फ सॉल्वेंट है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, कि वेपर फेज में यहाँ भी क्या है? सिर्फ सॉल्वेंट है। लेकिन तो भी क्या वेपर प्रेशर घट रहा कि बढ़ रहा? क्योंकि वेपर प्रेशर जो तुम यहाँ बात करोगे वो भी तो सॉल्वेंट का ही बात कर रहे हो ना, है ना, वो सॉल्यूशन का है। लेकिन सॉलिड तो एवापोरेट कर नहीं रहा। लेकिन तो भी क्या उसका वैल्यू जो होगा प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? उसको स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है, उसको देखते हैं। अब एक चीज बताओ मेरे को, ये तो आप लोगों को पता ही है, ये हो गया वेपर फेज ऊपर वाला, और ये हो गया लिक्विड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सिमिलरली ये हो गया वेपर फेज ऑफ द सॉल्यूशन, और ये हो गया लिक्विड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन अभी अभी सॉल्यूशन नहीं है। ये ब्लैक डॉट जो है आपका, ये ब्लैक डॉट को 2 कंपोनेंट मानो, मतलब सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में लिए हुए सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो आपका ऊपर में जमा हो रहा मॉलिक्यूल्स वो भी किसका हो रहा है? 2 का। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा ये प्योर फॉर्म में होगा, दैट इज योर P1 नॉट। कोई दिक्कत? सॉरी P2 नॉट। कोई दिक्कत? ये प्योर में है आपका सॉल्वेंट। अब ये जो केस है, ये केस में हम आपका सॉलिड सॉल्यूट्स को मिला दिए। क्या मिला दिया आपका? सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट हम मिला दिए, है ना। क्या मिला दिए? सॉलिड सॉल्यूट मिला दिए। अब एक बात बताओ, आपको पता होगा कि इवापोरेशन जो है ये सरफेस फेनोमेना है। इवापोरेशन क्या है आपका? ये आपका सरफेस फेनोमेना। इवापोरेशन कहाँ से होता है? सरफेस से होता है ना, सरफेस फेनोमेना, ठीक है। अब अच्छे से इसको समझो, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो ब्लैक डॉट्स, इसके मान लो आप ऊपर में, क्या यहाँ पे सरफेस पे, जो सरफेस है आपका, सरफेस समझ रहे हो, जो सरफेस लिक्विड और वेपर फेस को बांट रहा है ना, कौन सा सरफेस के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे? हाँ, या फिर लिक्विड का टॉप सरफेस, ऐसा सोच लो। और वहीं से क्या होगा आपका? वहीं से, हाँ, वेपर फेस वहीं से बनेगा, है ना। वेपर फेस तो वहीं से बनेगा ना। तो ये आपका हुआ। अब एक बात बताओ, यहां पे सरफेस पे बोल सकते हो कि सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स हैं, एक लाइन से, ठीक है। लेकिन इस सरफेस पे तुम बोल सकते हो कि सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, बल्कि कहीं कहीं पे सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे। तो जब एवापोरेशन होगा तो यहाँ पे तो सब वही ब्लैक डॉट्स ही होंगे, मतलब ब्लैक वाले ही। क्लियर है ना। तो ब्लैक वाले ही मतलब सिर्फ किसके हुए? सॉल्वेंट के। लेकिन इस केस में जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल स्पेस ऑक्यूपाई किया था सरफेस का, उसको यहाँ पे सॉल्यूट, कोई कोई सॉल्यूट जगह उस जगह को कवर कर लिया है। तो इवापोरेट होगा तो यहाँ पे पहले के कंपैरिजन में तो मॉलिक्यूल्स घट गए ना सरफेस से, सॉल्वेंट के। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा, है ना, वो क्या इस केस से कम होगा ना ज्यादा होगा? कम होगा। मॉलिक्यूल्स ही कम वेपर एवापोरेट करेगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा?
कम होगा। यानी कि P2 जो प्योर फॉर्म में अगर सॉल्वेंट लोगे और उसी में कुछ सॉलिड सॉल्यूट मिला दिए नॉन वोलेटाइल, उसके बाद जो वेपर प्रेशर नोट करोगे वो P2 नॉट से हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ पे ये जो वेपर प्रेशर होगा ये P2, ये भी P2 की ही वजह से है ना भाई, थोड़ी और दूसरा कुछ है, P1 तो है नहीं। क्योंकि X1 का मॉलिक्यूल तो जो फर्स्ट कंपोनेंट सॉलिड कंपोनेंट का मॉलिक्यूल तो इवेपोरेट कर ही नहीं रहा। कर नहीं रहा तो वो तो जाएगा ही नहीं वेपर फेज में, तो उसके वजह से तो कोई प्रेशर है नहीं। प्रेशर किसके वजह से आया, सेकंड कंपोनेंट के वजह से जो वोलेटाइल लिक्विड था। तो P2 जो होगा, तो रिलेशन क्या बोलोगे कि P2 नॉट का वैल्यू हमेशा क्या होगा, हाँ ज्यादा होगा। अच्छा एक बात बताओ, अब बताओ, नॉर्मल सा बात है ना, आपको बॉइलिंग पॉइंट का कुछ मतलब ये बोलोगे सर इसके वजह से क्या पता चल रहा है ना, ये क्या रीजनिंग क्या आ रहा है यहाँ से। एक बात बताओ, आपको पता होगा बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है। हाँ, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही होता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। द टेम्परेचर एट विच, हाँ द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure, becomes equal टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मान लो पीछे जो हम आपको अभी केस बताए, उसमें उसमें अगर वेपर प्रेशर कम है सॉल्यूशन का, तो क्या बोल सकते हो, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा। तो सॉल्यूट आने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये सारा चीज को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है, और हाँ फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट आपका घटता है, ठीक है। इसको हम समझाएंगे अभी, ठीक है। बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट आपका किस तरीके से होता है, ये सारा चीज इसी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और ये किस वजह से हुआ, हाँ जब सॉलिड कंपोनेंट कोई आ जाए तो फिर वेपर प्रेशर में किस तरीके का कमी होता है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू प्योर कंपोनेंट। वो चीज हम लोग समझेंगे, वो चीज हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। तो ये टॉपिक ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत जरूरी है। अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, रिवर्स ओस्मोसिस, ओस्मोसिस, ये सब आपका जो प्रॉपर्टीज है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। और यही जो लोअरिंग होता है वेपर प्रेशर में, इसी को बोला जाता है लोअरिंग। वेपर प्रेशर कम हुआ ना, तो इसी टर्म को बोला जाता है, कम जो हो रहा है उसी को क्या बोला जाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कब, जब सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग मिला दें लिक्विड्स, लिक्विड सॉल्वेंट, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो आगे चल के आप ये वाला टर्म बार बार देखोगे, ये क्या हो गया आपका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना, है ना। इसके बाद का टॉपिक्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, फिर इसी में वापस आएंगे, याद रखना, क्योंकि जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है सब इसी पे डिपेंड है, यही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वजह से। कब, जब सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग मिला देते हैं लिक्विड वोलेटाइल सॉल्वेंट। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे एक चीज मेरे को बताना कि P2 का वैल्यू कितना होगा, सॉल्यूशन पार्ट जब बन जाएगा तो P2 का वैल्यू आपका हो जाएगा, ये होगा रॉल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, P02 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। X2 कहाँ का मोल फ्रैक्शन है, किस पार्ट का, नीचे वाले पार्ट का। वैसे भी ऊपर सॉल्यूशन इसमें है भी नहीं, है ना, वेपर फेज में सॉल्यूशन नहीं है, लिक्विड पार्ट का, ठीक है। लिक्विड पार्ट का जो मोल फ्रैक्शन है वो आपका X2 है, वो आपका क्या है, X2। वहां पे जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्वेंट का, है ना, उसका मल्टीप्लाई कर दोगे इससे तो वही P2 का वैल्यू। क्लियर, कोई दिक्कत।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन भी बता दिए, क्लियर ही है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक ना। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन होता है ऐसा सॉल्यूशन जो हर एक जगह पे रॉल्स लॉ को फॉलो करे। RAOULT, हर एक जगह पे, मतलब हर एक टेम्परेचर पे, ये पे बोल सकते हो, जब रॉल्स लॉ को कोई सॉल्यूशन फॉलो करेगा तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? द सॉल्यूशन दैट ओबेज आइडियल, सॉरी, रॉल्स लॉ एट ईच एंड एवरी टेम्परेचर कंडीशन, है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रॉल्स लॉ बोलते हैं। अब जैसा कि नॉर्मल सा बात है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, हर जगह पे ओबे हो नहीं सकता है, तो हम लोग को परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो फिर आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? अगर नेचुरली जाओगे तो नियर आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा, जो थोड़ा, मतलब ऐसा सोच लो जो हल्का फुल्का डेविएट करे। हाँ, ठीक है, हाँ उस तरीके का, ठीक है ना। तो नियर आइडियल सॉल्यूशंस वो तो अलग हो गया, लेकिन ये हाँ बनी गई, टर्मिनोलॉजी सेम है, ठीक है ना। नियर आइडियल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्लियर है ना। तो मान लो आपको कोई बोलेगा आइडियल सॉल्यूशन बताओ, एक दो नाम है ना, तो आप ये बोलो, नियर आइडियल सॉल्यूशन का नाम बताओगे, क्योंकि परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं, है ना। परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन, समझ ही गए होगे, ऐसा जहां पे बहुत ज्यादा डेविएशन हो रॉल्स लॉ से, उस सॉल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। द सॉल्यूशन विच द सॉल्यूशन which deviates from the solution which deviates from, हाँ, deviates from Rolle's law, ठीक है। क्वेश्चन है इसके पीछे कारण क्या है ना, कारण क्या है ना, इसके पीछे कारण क्या? ये ओबे करता है, आइडियल सॉल्यूशन ओबे करता है, और ये डेविएट होता है, वायलेट करता है, रोल्स लॉ वायलेट हो जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है attractive forces between the molecules of the solution components। देखो, प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में अगर कोई तुम सॉल्वेंट ले रहे हो या कंपोनेंट ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें जैसे मान लो प्योर सॉल्यूट को कुछ मानो, यहाँ पे सॉल्यूट को 1 मान लो, सॉल्यूट को क्या मान लो? 1, और सॉल्वेंट को मान लो 2, सेकेंड कंपोनेंट, ठीक है। तो प्योर फॉर्म में अगर आप सॉल्यूट लोगे, क्या लोगे? सॉल्यूट लोगे, तो आपको जो फोर्सेस होंगे वो 1 मॉलिक्यूल, मतलब 1 का मॉलिक्यूल 1 का मॉलिक्यूल के बीच में होगा। यही आप प्योर फॉर्म में अगर आप सॉल्वेंट लेते हो, क्या लेते हो? सॉल्वेंट, तो उसमें जो आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा, क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होगा? इंपॉर्टेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके बीच में? मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसको आप लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। और सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल होगा, इसके बीच में क्या क्या फोर्सेस होंगे? सेकंड मॉलिक्यूल में टू टू के, जैसे पानी है तो H2 मॉलिक्यूल के बीच में, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जब दोनों को मिक्स करोगे, तब जो फोर्सेस डेवलप होगा उसमें 1 और 1 के बीच में भी फोर्स होगा, 2 और 2 के भी बीच में फोर्स होगा,
लेकिन एक नया फोर्स वहां पर डेवलप होगा 1 और 2 के बीच में। ठीक है। रॉल्स लॉ तब फॉलो होगा जब तीनों फोर्सेस बराबर होगा। कोई दिक्कत? तीनों फोर्सेस बराबर होगा, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पानी का मॉलिक्यूल को जिस फोर्स से खींचेगा, जरूरी है कि पानी अल्कोहल का मॉलिक्यूल को भी उसी फोर्स से खींच ले? जरूरी तो नहीं है। तो इसी वजह से परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन तो तुमको मिलने से ये हो सकता है कि 1 और 2 का फोर्सेस जो है कंपेरेबल हो, 1 और 2 से, वही वन नियर आइडियल सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा। और एक होगा, ज्यादातर केसेस में क्या होगा, ज्यादातर केसेस में आपका 1 और 2 का फोर्स जो है ना बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा 2 और 2 और 1 और 1 का फोर्सेस। सॉल्यूशन बनने का मेन कैटेगरी ही वही है। सॉल्यूशन तभी अच्छा बनता है जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो, अच्छे हो। अगर खराब होगा तो उतना अच्छा सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, पहला बात, ठीक है ना। लेकिन वो भी एक कंडीशन है जहां पे रॉल्स दो तरह का वायलेशन हो सकता है ना रॉल्स लॉ, एक एक अपर हो सकता है, एक लोअर हो सकता है, दो तरह का है ना वायलेशन हो सकता है। जैसे एक ज्यादा हो एक कम हो, है ना, ये भी वैल्यू हो सकता है। एक का वैल्यू रॉल्स लॉ के कंपेरिजन में ज्यादा आ रहा हो, एक का वैल्यू रॉल्स लॉ के कंपेरिजन में कम आ रहा हो, तो दो तरह का वहां पे भी आपका क्या बनेगा, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो रॉल्स लॉ तब फॉलो होता है जब ये तीनों क्या हो आपका, इंटरेक्शन बिटवीन 1 1, इंटरेक्शन बिटवीन 2 2 एंड इंटरेक्शन बिटवीन 1 2 मॉलिक्यूल्स आर सेम। तब जाकर के, इफ दीज इंटरेक्शंस आर सेम, है ना, इक्वल होगा, तब जाके रॉल्ट लॉ आपका ओबे, रॉल्ट लॉ ओबे होगा। लेकिन ये चीज तो होगा नहीं, है ना, ये चीज तो आपका नेचुरली होने वाला नहीं है, तो यानी कि मैक्सिमम केसेस में आपका ये चीज वायलेट हो जाएगा, ये चीज वायलेट हो जाएगा। नियर आइडियल सॉल्यूशंस मिलेंगे जहां लगभग आपका, बोल लो बराबर है, लगभग क्या है आपका बराबर है। अब बोलो कि सर इससे होगा क्या, इससे होगा क्या समझना है तो ये मत समझ लो। देखो बाबू, वेपर प्रेशर, अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपका पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को अगर हम ऐसा सोच लो कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स है, काम कर रहा है ना। नॉर्मल सा बात है ना, इवापोरेट तब करेगा जब ये फोर्स टूटेगा। तो कह सकते हो जिसका फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा इवापोरेशन उसका कम होगा, इंटरैक्शन जिसका ज्यादा होगा, जिस मॉलिक्यूल्स का आपस में, उसका इवापोरेशन कम होगा। नॉर्मल सा बात है ना। तो इंटरैक्शंस पे ही डिपेंड कर रहा ना वेपर प्रेशर। देखो तो सही से, अब क्लियर हो रहा, अब समझ में आया कैसे रिलेटेड है, क्लियर हो रहा ना, इंटरैक्शन से कैसे रिलेटेड है वो चीज समझ में आया, रॉल्स लॉ कैसे इफेक्ट हो रहा है इंटरैक्शन से, वो क्लियर हुआ। क्योंकि इवापोरेशन जो है वो इंटरैक्शन पर डिपेंड करेगा, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना कम इवापोरेशन होगा, उतना वेपर प्रेशर कम आएगा। क्लियर हो रहा? कोई डाउट है इसमें, समझ में आ रहा है? चलो अब इसको थोड़ा सा इलेबरेट करके डायग्रामेटिकली एक बार समझा देते हैं, तो फिर जो है इसको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। अब चलो इसमें देख लो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या बता रहे थे, इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि अब इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होगा, इसको अच्छे से समझना, वेपर प्रेशर उतना कम क्या होगा। अब वेपर प्रेशर का वैल्यू अगर कम आ रहा है, इसका मतलब रॉल्स लॉ क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि रॉल्स लॉ कहाँ पे होगा फॉलो, जहां पे तीनों हम लोग क्या ले रहे हैं, बराबर ले रहे हैं। क्लियर? सिमिलरली उल्टा केस भी एक हो, जैसा कि पता है दो केसेस हो सकता है, एक का वैल्यू ज्यादा है रॉल्स लॉ से, एक का वैल्यू कम है। तो एक बात बताओ, इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर तुम्हारा कम हो जाए तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। अच्छा, ये जो इंटरमोलिकुलर कम हो रहा ज्यादा हो रहा, हम लोग किसके कंपैरिजन में सोच रहे हैं, प्योर के कंपैरिजन, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? प्योर सॉल्वेंट के, या फिर प्योर सॉल्यूट के कंपैरिजन, P1 नॉट और P2 नॉट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का कितना कम हो रहा है। ठीक है। तो ये वाला इंटरेक्शन आपका बेसिकली किसके इंटरेक्शन के बारे में बात होता है, 1 2, किससे बढ़ जा रहा है, 1 1 या फिर 2 2 के कंपैरिजन में। जब 1 2 का इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो वेपर प्रेशर कम वैल्यू आएगा, रॉल्स लॉ के हिसाब से थोड़ा सा वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा है। क्लियर?
अब समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहाँ पे भी किसके बीच का इंटरेक्शन है, 1 और 2 का। कोई डाउट है इसमें? समझ में आया? एक बात और याद रखिएगा, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स 0 रहता है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्स मतलब इंथैल्पी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन, और डेल्टा वी मिक्स मतलब वॉल्यूम चेंज ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब प्योर सॉल्वेंट एच मिक्स है ना, ये दोनों 0 रहता है। मतलब जैसे प्योर में लिए हो है ना, तो प्योर में मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को तुम रखे थे अलग अलग, तो उसका कुछ इंथैल्पी का वैल्यू होगा। जब मिलाए तो फिर उसका इंथैल्पी का एक अलग वैल्यू होगा। अब फाइनल वाले को इनिशियल से सब्सट्रैक्ट किए तो दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम ही आ गया, मतलब वैल्यू क्या आ गया, 0। माइनस करने पे क्या आ गया, 0। तो वो चीज याद रखना, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये दोनों वैल्यूज चेंजेस 0 होता है, कोई चेंज नहीं लेते हम लोग। मतलब जो वॉल्यूम हम लोग प्योर कंपोनेंट का ले रहे हैं वही वॉल्यूम हम लोग किसका ले रहे हैं, सॉल्यूशन का भी ले रहे हैं, वही वॉल्यूम आपको, तो दोनों 0 हो गया। ठीक है, सिमिलरली आपका जो है ना बी इंथैल्पी में भी वही चीज है। इंथैल्पी जो बिना सॉल्यूशन बनाए था और सॉल्यूशन बनने के बाद था, उसमें इंथैल्पी में चेंज कुछ नहीं आया, 0, मतलब सेम इंथैल्पी रहा। हम लोग ये रहते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन में ये दोनों चीज आपका रहता है। ऐसा क्यों रहता है, नॉर्मल सा बात है, क्योंकि इंटरेक्टिव फोर्सेस सेम रहेगा तभी काम करेगा वो। इंटरेक्टिव फोर्सेस अगर डिफरेंट होगा तब तो भैया यहाँ दोनों अलग अलग केसेस आ गए। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जानेंगे आइडियल लाइन आइडियल सॉल्यूशंस, और फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट चल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स देख लेंगे अलग अलग केसेस का। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अपना चलेंगे। टिल देन, थैंक यू एवरी।